इस वीडियो में बच्चों मैं आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। और सबसे पहला सवाल यह है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स की लेंथ है L और इसके अंदर अपन 2L लेंथ का एक कंबाइंड कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके आ रहे हैं। ये दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक से बना है जिसमें एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और दूसरे का 2K है। हमें बताना है, अच्छा इसमें जो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन की स्पीड है वो कांस्टेंट है V। तो हमें बताना है कि डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन से कैपेसिटेंस टाइम के साथ किस ग्राफ के हिसाब से वेरी करेगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा डेरिवेशन करता हूँ जो मैं काफ़ी बार कर भी चुका हूँ। एक बार वापस कर देता हूँ कि अभी हम ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ला रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्लैब है इसका जो पूरी प्लेट्स का लेंथ है वो है L और आप इस स्लैब को X अंदर तक ले आए, ठीक है। तो ये जो एक कैपेसिटेंस बना ये वाला, ये C1 हो गया और ये जो वैक्यूम वाला है ये C2 हो गया। तो जो C1 की वैल्यू होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट XL इंटू K अपॉन D और C2 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट L माइनस X, है ना, इंटू L अपॉन D, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है इसीलिए C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 और जो C1 है उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट XL K बाई D। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट XL K बाई D और दूसरा वाला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट L माइनस X इंटू L बाई D, एप्सिलॉन नॉट L माइनस X इंटू L बाई D, ठीक है। इसमें आप कॉमन ले लो एप्सिलॉन नॉट L बाई D कॉमन, अंदर X इंटू K प्लस L माइनस X। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट L बाई D और L माइनस L प्लस X कॉमन K माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब ये X क्या है, X है VT। T टाइम में ये कितना अंदर आ गया होगा VT। तो C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट L बाई D L प्लस VT इंटू K माइनस 1। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो C और टाइम में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है और इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। पर एक बात है कि जब तक K वाला डाइलेक्ट्रिक पूरा अंदर नहीं आ जाता तब तक इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप अलग होगा और बाद में स्लोप अलग होगा। और अब आप ये देख सकते हो क्योंकि C इक्विवेलेंट K के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस हिसाब से, तो आप ये देख सकते हो कि पहले जो स्लोप था वो कम होगा क्योंकि पहले K आ रहा था और बाद में 2K आ रहा है, इसलिए स्लोप बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर A और B में से हो सकता है, तो ऑब्वियसली B होगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बेटा ये दिया हुआ है, ये ओलंपियाड 2007 का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। इजी है कि एक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है जो कि जिसका पोटेंशियल V0 है, ठीक है। स्फीयर ये लिखा हुआ है, आप अगर सर्च कर रहे हो कि स्फीयर कहाँ लिखा है तो स्फीयर ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसका पोटेंशियल V0 है और उसको हमने चार्ज किया हुआ है। उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो W0 है और हमने उसको चार्ज करने के बाद सोर्स जो है चार्जिंग सोर्स उसको हटाया और उसको एक लार्ज टैंक में इमर्ज कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टैंक के अंदर जो लिक्विड भरा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो हमको अब इस स्फीयर की एनर्जी बतानी है नहीं,
तो बड़ा सिंपल है कि अगर हमने बैटरी को हटा दिया है तो चार्ज जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा Q। तो जो हम एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हाफ Q²/C यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि जो नया C है C' वो KC0 हो जाएगा, तो जो नई एनर्जी होगी वो पुरानी एनर्जी डिवाइडेड बाय K हो जाएगी। तो जो नई एनर्जी आएगी W वो हो जाएगी W0/K। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी D। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दो सिचुएशन दी हुई हैं। पहली सिचुएशन में ये आधा भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और ये जो डिस्टेंस है हाफ, ये है D/2, और ये डिस्टेंस भी D/2। ठीक है, तो ये जो पहला वाला अरेंजमेंट है इसका कैपेसिटेंस C1 है। तो C1 जो होगा वो CA और CB का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, दिख रहा है आपको। तो CA इंटू CB/CA+CB। सीरीज क्यों? क्योंकि अगर ये कैपेसिटर है और दूसरा कैपेसिटर ये है तो ये दोनों सीरीज़ में है, एक के बाद एक ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो CA होगा, CA की वैल्यू अगर मैं लिखूँ CA होगा ε0 A/D/2। CB होगा ε0 A इंटू 2K/D, वो D/2 2 ऊपर आ गया। तो 1/C1 होगा D/2 ε0 A प्लस D/2 ε0 AK। ठीक है, तो 1/C1 हो गया D/2 ε0 A बाहर, 1 + 1/K। तो C1 हो गया 2 ε0 A K/K+1 इंटू D। ठीक है, तो C1 आ गया। अब अगर हमने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक को भरा हुआ है, तो यहाँ आप देखो कि एरिया आधा आधा हो गया A/2। ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट का C है, नीचे वाले पार्ट का CB, तो CA हो जाएगा ε0 A/2D, और CB हो जाएगा ε0 AK/2D। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट इन दोनों का पैरेलल होगा, कॉम्बिनेशन CA+CB। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा ε0 A/2D और अंदर K+1। ठीक है, और अगर अपन ये C इक्विवेलेंट जो है ये C2 है, तो अगर अपन रेशियो निकालेंगे C1 और C2 का, तो C1/C2 जो आएगा वो ε0 A/2D, A/D तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4K, यहाँ पे अपॉन K+1 का होल स्क्वायर, यानी करेक्ट आंसर विल बी C। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि सबसे पहले एक कैपेसिटर था जिसके प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था, और उसको हमने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के डाइलेक्ट्रिक को उसकी प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, और कम्प्लीटली इंसर्ट कर रहे हैं, और बैटरी कनेक्टेड है। तो जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV², क्योंकि V कांस्टेंट है। तो जब वैक्यूम है तो ये एनर्जी U0 मान लो, और जब आप इंसर्ट कर दोगे डाइलेक्ट्रिक तो नया जो वो हो जाएगा कैपेसिटेंस, वो हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C0। तो जो नई एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ
के सी नॉट वी स्क्वायर। तो जो नई एनर्जी है वो के टाइम्स ऑफ पुरानी एनर्जी होगी। तो एक तो आंसर करेक्ट हो गया ए। दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज टू के टाइम्स। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला v अपॉन डी होता है, और क्योंकि v कांस्टेंट है और d भी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेट्स के बीच में डिक्रीज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो b नहीं हो सकता। तीसरा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज टू के स्क्वायर टाइम्स। अब जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेशर इनटू एरिया, और जो प्रेशर होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज क्या होता है? CV। तो अगर C के टाइम्स बढ़ गया तो जो नया चार्ज है वो भी तो के टाइम्स ऑफ पुराना चार्ज हो जाएगा। तो जो सिग्मा है वो भी के टाइम्स हो जाएगा। तो फोर्स तो सिग्मा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, फोर्स के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। सी भी हो गया। और चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल इंक्रीज टू के टाइम्स। तो कैपेसिटर के बीच का चार्ज तो बढ़ेगा ही। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, और ये जो लिक्विड है ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, खाली हो रहा है। और इनिशियली इस लिक्विड का जो हाइट थी प्लेट्स के बीच में वो d/3 थी, और प्लेट्स के बीच की दूरी d थी। अब ये लिक्विड कांस्टेंट स्पीड v से डिक्रीज हो रहा है, फॉल कर रहा है, और हमें बताना है कि जो टाइम कांस्टेंट है सर्किट का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब सिंपल है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है टाउ इज इक्वल टू RC। अब अगर हम C को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लें तो टाइम कांस्टेंट भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो लेट सपोज एक सिचुएशन कि किसी भी वक्त ये जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये Y इसके अंदर X बचा हुआ है। लेट सपोज X बचा है, ठीक है। तो जो X इनिशियली कितना था? इनिशियली d/3 था। तो जो X की वैल्यू आएगी वो हम देख सकते हैं कि वो आएगी d/3 माइनस VT। ठीक है ना, शुरू में d/3 था और VT कम हो रहा है, T टाइम में VT कम हो गया, तो X कितना बचा? d/3 माइनस VT। अब हम एक पार्शियल डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हैं कि C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस X प्लस X अपॉन एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R यानी K जो कि 2 है। तो यह आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस X बाय 2। तो दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस X की वैल्यू हम रख दें D/6, क्योंकि 2 × 3 6 हो जाएगा, माइनस VT बाय 2। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका, अगर इसमें आप LCM ले लो तो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपका A। क्लियर है? और क्योंकि टाइम कांस्टेंट लिख रहे हैं तो R से भी मल्टीप्लाई कर देंगे C को, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर का जो फर्स्ट हाफ है ऊपर वाला, इसमें एक स्लैब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का K, और ये जो एरिया है ये A/3 है, और जो रिमेनिंग एरिया है वो 2A/3 हो गया। अब हमने क्या करा है कि इसको स्लैब को भर के इसको बैटरी से कनेक्ट किया है चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो जब मैं बैटरी कनेक्ट करूँगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा दोनों कैपेसिटर्स में, ऊपर वाले में नीचे वाले में, क्योंकि पैरेलल हैं।
तो V1 विल बी इक्वल टू V2। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V/D। तो क्योंकि V सेम है इसलिए दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी, तो एक तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब क्योंकि 1 करेक्ट हो गया तो सेकंड करेक्ट नहीं हो सकता। अब बात आती है C की, तो जो C ऑप्शन है उसमें हम ऊपर वाले पहले C1 निकालते हैं। तो C1 आएगा एप्सिलॉन नॉट KA/3D और C2 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2A/3D। ठीक है, तो जो C होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो C इन दोनों का इक्विवेलेंट है, तो C होगा एप्सिलॉन नॉट A/3D तो बाहर K+2। तो C/C1 जो होगा C/C1 तो वो हो जाएगा ये आपका K+2 अपॉन K। ठीक है, और क्योंकि Q बराबर होता है CV और V सेम है तो Q1 अपॉन Q2 भी C1 अपॉन C2 होगा, तो हो जाएगा K+2 अपॉन K। तो इसका मतलब एक ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो गया और C करेक्ट नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि एक S एरिया का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है। तो जब उसके प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब कैपेसिटेंस C1 था, तो C1 होगा एप्सिलॉन नॉट S/D। ठीक है, अब जब हमने दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से भर दिए हैं जैसा आप देख सकते हो, तो जो कैपेसिटेंस हो गया है वो C2 हो गया है। और इसमें जो दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हमने भरे हैं उसमें से एक की परमिटिविटी है 2 और दूसरे की है 4। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, हम सबसे पहले C2 जो नया कैपेसिटेंस बनेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो कैपेसिटर है ये है ना, और ये जो कैपेसिटर, देखो अपन इसको डिवाइड करते हैं, 4 कैपेसिटर्स में डिवाइड करते हैं। एक तो इतना, ये C1, ये C2, ठीक है, एक ये C3 और ये C4। हमने इसको 4 कैपेसिटर में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 1/4 पार्ट के। तो जो C1 होगा वो हो जाएगा ठीक है, C1 इस C2 पे बाद में आता है। C1 की वैल्यू हो जाएगी हम देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट S/2 अपॉन D/2 इंटू ये जिस मीडियम से भरा है उसकी परमिटिविटी 2 है, तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट S/D। C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट S/2 इंटू D/2 और ये जिससे भरा है उसकी परमिटिविटी 4 है। अब जो ये C3 C4 है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ये तो एक ही है, तो C3 C4 को हम एक मान लेते हैं C5। तो C5 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट S/2 इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R जो है इसका वो 2 है और डिस्टेंस पूरा D है, तो ये आ जाएगा C5 एप्सिलॉन नॉट S/D। ठीक है बच्चों, अब आप देखो कि जो C1 और C2 है वो सीरीज में है और जो C5 है उनके साथ पैरेलल में है, तो जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C5। ठीक है, तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो आएगा एप्सिलॉन नॉट S/D तो कॉमन और अंदर आएगा 2 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 1। ठीक है, तो 8/6 प्लस 1 यानी C आ गया
एप्सिलॉन नॉट एस बाय डी, 8/6 इज 4/3 प्लस 1, तो सी आ गया एप्सिलॉन नॉट एस बाय 3d और ऊपर आ गया 7। अब जो ये सी है यही C2 है, और जो हमारा C1 था वो हमने देख लिया कि एप्सिलॉन नॉट एस बाय डी था, ठीक है। तो C2/C1 जो आएगा वो आ जाएगा 7/3, यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।